चैप्टर है भारत के भौतिक प्रदेश। भारत में भूगर्भिक संरचना से संबंधित विविधता पाई जाती है। भारत में भूगर्भिक संरचना से संबंधित विविधता पाई जाती है, जिसके कारण भारत में विभिन्न प्रकार की उच्चावच परिस्थितियां पाई जाती है। भारत में भूगर्भिक संरचना से संबंधित विविधता पाई जाती है, जिसके कारण भारत में विभिन्न प्रकार की उच्चावच परिस्थितियां पाई जाती हैं। पर्वत 10.5%, पहाड़ियां 18.6%, पठार 27.7%, मैदान 43.2%। पर्वत 10.5%, पहाड़ियां 18.6%, पठार 27.7% और मैदान है 43.2%। उच्चावच परिस्थितियों के आधार पर भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। उच्चावच परिस्थितियों के आधार पर भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। ये भौतिक प्रदेश है। नंबर 1 उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। नंबर 2 उत्तरी मैदानी प्रदेश। नंबर 3 प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। नंबर 4 मरुस्थलीय प्रदेश। नंबर 5 तटवर्ती मैदानी प्रदेश। नंबर 6 द्वीपीय समूह प्रदेश। भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी मैदानी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश, तटवर्ती मैदानी प्रदेश, द्वीपीय समूह प्रदेश। भारत का विभाजन 3 तरह से किया जा सकता है: भूगर्भिक विभाजन, प्राकृतिक विभाजन और भौतिक प्रदेश के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक विभाजन 4 हिस्सों में हुआ है। नंबर 1 हिमालय पर्वत, दूसरा उत्तरी मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, चौथा तटवर्ती प्रदेश व द्वीप, तटवर्ती प्रदेश व द्वीप। नंबर 1 हिमालय पर्वत, दूसरा उत्तरी मैदान, नंबर 3 प्रायद्वीप पठारी प्रदेश, नंबर 4 तटवर्ती प्रदेश व द्वीप। भूगर्भिक विभाजन 3 प्रकार है: हिमालय पर्वत, मैदान और प्रायद्वीपीय खंड। भूगर्भिक विभाजन में 3 हिस्सों में बांटा गया है: हिमालय पर्वत, मैदान और प्रायद्वीपीय खंड। प्राकृतिक विभाजन में 4 हिस्से हुए: हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीप पठारी प्रदेश, तटवर्ती प्रदेश व द्वीप। और भौतिक प्रदेश 6 हैं: उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी मैदानी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश, तटवर्ती मैदानी प्रदेश और द्वीपीय समूह प्रदेश। भारत का विभाजन, भूगर्भिक विभाजन, प्राकृतिक विभाजन और भौतिक प्रदेश। भारत का विभाजन 3 तरह से देखा जा सकता है: भूगर्भिक विभाजन, प्राकृतिक विभाजन, भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश 6 है: उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी मैदानी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश, तटवर्ती मैदानी प्रदेश, द्वीपीय समूह प्रदेश। और प्राकृतिक विभाजन में 4 है: हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, तटवर्ती प्रदेश व द्वीप। और भूगर्भिक विभाजन में 3 है: हिमालय पर्वत, मैदान, प्रायद्वीपीय खंड। भारत को कुल 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। नंबर 1 है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा उत्तरी मैदानी प्रदेश, नंबर 3 प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, नंबर 4 मरुस्थलीय प्रदेश, नंबर 5 तटवर्ती मैदानी प्रदेश, नंबर 6 द्वीपीय समूह प्रदेश। नंबर 1 उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, नंबर 2 उत्तरी मैदानी प्रदेश, नंबर 3 प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, नंबर 4 मरुस्थलीय प्रदेश, नंबर 5 तटवर्ती मैदानी प्रदेश, नंबर 6 द्वीपीय समूह प्रदेश। 6 प्रदेशों में बांटा गया है पूरे भारत को। नंबर 1 है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हिमालय। नंबर पहला है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हिमालय। यह पर्वतीय प्रदेश एक चाप के रूप में 5 लाख वर्ग किलोमीटर में स्थित है। यह पर्वतीय प्रदेश एक चाप के रूप में 5 लाख वर्ग किलोमीटर में स्थित है। पश्चिम से पूर्व यह 22 डिग्री के देशांतरीय विस्तार में फैला है। पश्चिम से पूर्व यह 22 डिग्री के देशांतरीय विस्तार में फैला है। इस पर्वतीय प्रदेश का प्रमुख पर्वत हिमालय है। इस पर्वतीय प्रदेश का प्रमुख पर्वत हिमालय है। हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है। हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है, जिसका निर्माण टर्शियरी काल तृतीय कल्प में इंडो ऑस्ट्रेलियन तथा यूरेशियन प्लेट के अभिसरण से तैतीस सागर के अवसादों के वलन से हुआ है। हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है, जिसका निर्माण टर्शियरी काल तृतीय कल्प में इंडो ऑस्ट्रेलियन तथा यूरेशियन प्लेट के अभिसरण से तैतीस सागर के अवसादों के वलन से हुआ है। हिमालय कमजोर तथा लचीला पर्वतीय क्षेत्र है। यह विवर्तनिक दृष्टि से अस्थिर है, जिसके कारण इसमें भूकंप आदि अधिक आते हैं। हिमालय पर्वत का देशांतरीय विस्तार 22 डिग्री है। 22 डिग्री का देशांतरीय विस्तार है हिमालय का। ये पश्चिम में 74 डिग्री पूर्वी देशांतर तक व पूर्व में 96 डिग्री पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। पश्चिम में तो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर तक और पूर्व में 96 डिग्री पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है हिमालय पर्वत। कुल 22 डिग्री का देशांतरीय विस्तार है हिमालय पर्वत का। इस क्षेत्र में बहुत से अल्पाइन ग्लेशियर हिम नदी स्थित हैं, जिनसे भारत की प्रमुख नदियों का उद्भव होता है। हिमालय पर्वत से बहुत से अल्पाइन ग्लेशियर हिम नद स्थित हैं। हिमालय पर्वत पर बहुत से अल्पाइन ग्लेशियर हिम नदी स्थित हैं, जिनसे भारत की प्रमुख नदियों का उद्भव होता है। अल्पाइन आल्प्स पर्वत से लिया गया है, जिसका अर्थ अधिक ऊंचाई के लिए होता है। अल्पाइन शब्द का प्रयोग अधिक ऊंचाई के लिए होता है। जैसे अल्पाइन घास के मैदान जो अधिक ऊंचाई पर स्थित होते हैं, घास के मैदान, उनके लिए अल्पाइन का प्रयोग होता है, और ग्लेशियर के लिए अल्पाइन ग्लेशियर। हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित बहुत से सिद्धांत दिए गए हैं। हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित बहुत से सिद्धांत दिए गए हैं। उत्पत्ति के सिद्धांत हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत और कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत को हम 4 चित्रों से समझेंगे। भूसन्नति पृथ्वी के उस भाग को कहते हैं जो लंबा, संकरा, छिछला, उथला हुआ होता है, जो थोड़ा कम दसा हुआ होता है, जिसके दोनों तरफ के भूभाग ऊपर उठे हुए होते हैं, जिन्हें अग्रदेश कहा जाता है। आगे पीछे भाग उठे हुए होते हैं, जिन्हें अग्रदेश, और बीच में जो छिछला, कम उथला भाग होता है, उसे भूसन्नति कहते हैं। भूसन्नति फोरलैंड एरिया, ऊंचे उठे हुए फोरलैंड एरिया के मध्य के भाग को भूसन्नति कहते हैं, जो कम, गहरा, छिछला, उथला हुआ होता है।
इसके दोनों तरफ अग्रदेश पाए जाते हैं। दूसरे चित्र में निक्षेपण एवं धंसने की अवस्था दिखाई गई है। अग्रदेश से बहकर आने वाली नदियां जो उस नदी के दोनों ओर ऊंचा उठा हुआ भाग होता है अग्रदेश जिन्हें कहते हैं। इनसे आने वाली नदियों के द्वारा जो अवसाद लाए जाते हैं वो भूस नदी में इकट्ठे होते जाते हैं। जैसे जैसे अवसादों की मात्रा बढ़ती जाती है ऐसे ऐसे इसका पानी ऊपर निकलता जाता है और ये अग्रदेशों से निकल जाता है और नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद इसमें इकट्ठा होते जाते हैं। जैसे जैसे ज़्यादा अवसाद होंगे तो इसका तल भारी हो जाता है, भूस नदी का तल भारी हो जाता है और ये नीचे धंसने लगता है, जिससे अग्रदेशों में संपीड़न की स्थिति शुरू हो जाती है, उनमें संपीड़न होने लगता है। तीसरा चित्र है जिसमें पर्वत निर्माण की प्रक्रिया। जैसे जैसे संपीड़न बल लगता है, अग्रदेशों में संपीड़न बल लगता है, वैसे वैसे भूसनती का जो भाग होता है भूसनती वो मध्य खंड होता है और उसके दोनों तरफ अग्रदेश में वलन होने लगता है, अग्रदेशों में वलन होने लगता है जिससे वलित पर्वत का निर्माण होता है और मध्य खंड में कोई परिवर्तन नहीं होने से वह पठार बन जाते हैं। मध्य खंड जो भूसनती होती है वह उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उस वह पठार बन जाती है और अग्रदेश जिनमें वलन होता है वह वलित पर्वत बन जाते हैं। जैसे भूस नदी का उदाहरण तैतीस सागर है। तैतीस सागर के स्थान पर तिब्बत का पठार बना और उसके दोनों तरफ जो अग्रदेश थे गोंडवाना लैंड व अंगारा लैंड उनकी जगह कुनलुन शान का पर्वत व हिमालय पर्वत बना। एक अग्रदेश से कुनलुन शान का पर्वत व एक अग्रदेश से हिमालय पर्वत बना। कोबर के सिद्धांत के अनुसार भूसन्नति से पर्वतों का निर्माण हुआ, इसी कारण भूसन्नति को पर्वतों का पालना भी कहा जाता है। भूसन्नति को पर्वतों का पालना भी कहा जाता है। कोबर के अनुसार भूसन्नति पर्वतों का पालना होती है। भूसन्नति लंबे सकड़े छिछले उथले सागर को कहा जाता है। भूसन्नति के दोनों ओर अग्रदेश पाए जाते हैं। कोबर के अनुसार 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर 33 भूसन्नति स्थित थी। कोबर के अनुसार 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर 33 भूसन्नति स्थित थी। 33 सागर के एक ओर अंगारा लैंड तथा दूसरी ओर गोंडवाना लैंड स्थित थे। अग्रदेशों से आने वाली नदियों ने 33 भूसन्नति में अवसादों का निक्षेपण किया। इन अवसादों के कारण भूसन्नति का तल धंसने लगा। इसके कारण अग्रदेशों में संपीड़न बल लगना प्रारंभ हो गया, अतः भूसन्नति के अवसादों का वलन होने लगा तथा भूसन्नति के किनारों पर वलित पर्वतों का निर्माण हुआ। मध्य पिंड जो वलन से अप्रभावित रह गया उससे पठार का निर्माण हुआ। कुनलुनसान हिमालय पर्वत व तिब्बत के पठार का निर्माण इसी प्रकार हुआ है। कुनलुनसान हिमालय पर्वत व तिब्बत के पठार का निर्माण इसी प्रकार हुआ है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का वर्गीकरण। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का वर्गीकरण है भौगोलिक विभाजन और प्रादेशिक विभाजन। भौगोलिक विभाजन उत्तर से दक्षिण है। भौगोलिक विभाजन हिमालय पर्वत का उत्तर से दक्षिण है। नंबर 1 ट्रांस हिमालय, दूसरा मुख्य हिमालय, तीसरा पूर्वांचल हिमालय। भौगोलिक विभाजन जो उत्तर से दक्षिण में है। नंबर 1 ट्रांस हिमालय, दूसरा मुख्य हिमालय, नंबर 3 है पूर्वांचल हिमालय। प्रादेशिक विभाजन जो पश्चिम से पूर्व है। प्रादेशिक विभाजन है हिमालय का जो पश्चिम से पूर्व तक है। नंबर 1 कश्मीर हिमालय, दूसरा कुमाऊं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय, चौथा असम हिमालय। ये हिमालय पर्वत का पश्चिम से पूर्व विभाजन है। कश्मीर हिमालय, दूसरा कुमाऊं हिमालय, नंबर 3 नेपाल हिमालय, चौथा असम हिमालय और उत्तर से दक्षिण है। नंबर 1 ट्रांस हिमालय, दूसरा मुख्य हिमालय, नंबर 3 दक्षिण में पूर्वांचल हिमालय। भौगोलिक हिमालय नंबर 1 है ट्रांस हिमालय। भौगोलिक हिमालय में नंबर 1 है ट्रांस हिमालय जो उत्तर में है। ट्रांस हिमालय 4000 मीटर ऊंचाई है। ट्रांस हिमालय की 4000 मीटर ऊंचाई चौड़ाई है जो पश्चिम से पूर्व घटती जाती है 250 किलोमीटर। पश्चिम से पूर्व की तरफ घटती जाती है चौड़ाई वो है 250 किलोमीटर और लंबाई है 1000 किलोमीटर। पश्चिम से पूर्व की लंबाई है 1000 किलोमीटर व चौड़ाई है 250 किलोमीटर और ऊंचाई है 4000 मीटर। 4000 मीटर ऊंचाई ट्रांस हिमालय की 4000 मीटर ऊंचाई चौड़ाई 250 किलोमीटर और वेस्ट से ईस्ट 1000 किलोमीटर लंबाई। चित्र में दर्शाए गए हैं ट्रांस हिमालय नंबर 1, दूसरा मुख्य हिमालय, तीसरा पूर्वांचल हिमालय। ये उत्तर से दक्षिण है। ट्रांस हिमालय मुख्यतः लद्दाख व तिब्बत में स्थित है। ट्रांस हिमालय मुख्यतः लद्दाख व तिब्बत में स्थित है अतः इसे तिब्बती हिमालय कहते हैं। इसे 33 हिमालय भी कहते हैं। ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय के उत्तर में वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय के उत्तर में वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। यहाँ ठंडी व एवं शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं। यहाँ ठंडी एवं शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं। यहाँ वनस्पति का विकास कम होता है। ट्रांस हिमालय में 3 प्रमुख श्रेणियां स्थित हैं। नंबर 1 काराकोरम, दूसरी लद्दाख, तीसरी जास्कर। नंबर 1 है काराकोरम श्रेणी, दूसरी लद्दाख श्रेणी, तीसरी जास्कर श्रेणी। 3 श्रेणियां हैं ट्रांस हिमालय में, काराकोरम, दूसरी लद्दाख, तीसरी जास्कर। यह ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है जिसके कारण इसमें वर्षा कम होती है। नंबर 1 है काराकोरम श्रेणी। नंबर 1 ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी। इसे कृष्णगिरी भी कहते हैं, उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी और कृष्णगिरी काराकोरम श्रेणी के नाम है। इसे तीसरा ध्रुव भी कहते हैं क्योंकि दोनों ध्रुव पर अधिक बर्फ होती है और उन दोनों ध्रुवों के बाद तीसरा काराकोरम श्रेणी है जिस पर अधिक बर्फ होती है, इस कारण इसे तीसरा ध्रुव कहते हैं। यह काराकोरम श्रेणी पामीर पठार की गांठ से शुरू होकर तिब्बत तक फैली हुई है। पामीर पठार की गांठ से शुरू होकर तिब्बत तक फैली हुई है। इस चित्र में ब्लैक पेन से दर्शाए गए पर्वतों के नाम हैं जो इस काराकोरम श्रेणी में स्थित हैं। नंबर 1 है दिस्तेगिलसार, दूसरा है केटू
भारत की सर्वोच्च चोटी है वह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है K2, जो भारत की सर्वोच्च चोटी है और विश्व में दूसरे स्थान पर है। ब्रॉड, मसेर ब्रूम, गसेर ब्रूम, गोल्डन थॉर्न, तेरम कांगड़ी ये सभी पर्वत चोटियां काराकोरम श्रेणी में स्थित हैं। दिस्ते-गिलसार, K2, ब्रॉड, मसेर ब्रूम, गोल्डन थॉर्न, गसेर ब्रूम और तेरम कांगड़ी और ब्लू पेन से दर्शाए गए हैं जो वह ग्लेशियर हैं, जैसे बतूरा, हिस्पर, बियाफो, बालतोरो, सियाचिन, रेमो। बतूरा, हिस्पर, बियाफो, बालतोरो, सियाचिन, रेमो। रेमो से श्योक नदी निकलती है। रेमो ग्लेशियर से श्योक नदी का उद्गम होता है और सियाचिन से नुब्रा नदी निकलती है। सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी का उद्गम, रेमो ग्लेशियर से श्योक नदी का उद्गम होता है, जो आगे जाकर सिंधु नदी में मिलती है। नुब्रा नदी और श्योक नदी सिंधु नदी में मिलती हैं। इस काराकोरम श्रेणी में कुछ फेमस दर्रे भी हैं, जैसे मिनटकला, परपिकला, खंजुराव, अघिल, कारातग्गे और लनकला। लनकला, कारातग्गे, अघिल, खंजुराव, परपिकला और मिनटकला। दिस्ते-गिलसार के पास है मिनटकला, परपिकला, खंजुराव, अघिल, कारातग्गे और लनकला। ये सभी दर्रे भारत को चीन से जोड़ते हैं। इस मानचित्र में भी दर्शाए गए हैं ये सभी, जैसे ऊपर से मिनटकला, परपिकला, खंजुराव, अंगिल, कारातग्गे दर्रा और लनकला दर्रा। ये सभी दर्रे हैं जो बाउंड्री पर हैं। मिनटकला, परपिकला, खंजुराव, अघिल, कारातग्गे दर्रा और लनकला और काराकोरम। इस पर ग्लेशियर भी हैं। काराकोरम श्रेणी में ग्लेशियर भी हैं जो बतूरा हिमनद, हिस्पर, बियाफो, बालतोरो, सियाचिन हिमनद और रेमो हिमनद। रेमो हिमनद, सियाचिन हिमनद, बालतोरो ग्लेशियर, बियाफो हिमनद, हिस्पर हिमनद और बतूरा हिमनद। पर्वत चोटियां हैं दिस्ते-गिलसार, K2, ब्रॉड, गसेर ब्रूम, मसेर ब्रूम, गोल्डन थ्रोन, तेरम कांगड़ी और हिमनदों से नदियां निकल रही हैं। रेमो हिमनद से श्योक नदी और सियाचिन हिमनद से नुब्रा नदी, जो आगे जाकर सिंधु में मिल जाती है। यह ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी तथा ऊंची श्रेणी है। यह ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी तथा ऊंची श्रेणी है। यह श्रेणी पामीर की गांठ से प्रारंभ हो जाती है तथा तिब्बत तक विस्तृत है। इस श्रेणी को कृष्णगिरी तथा उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। यह तीसरे ध्रुव का भाग है। इस श्रेणी में भारत की सर्वोच्च तथा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2, गॉडविल, ऑस्टिन भी स्थित है। इस श्रेणी में भारत की सर्वोच्च तथा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2, गॉडविल, ऑस्टिन भी स्थित है। यहाँ की अन्य प्रमुख चोटियां हैं: नंबर 1 ब्रॉड, दूसरी गसेर ब्रूम, तीसरी गोल्डन थ्रोन, चौथी मसेर ब्रूम, पांचवी तेरम कांगड़ी। नंबर 6 है दिस्ते-गिलसार, ब्रॉड, गसेर ब्रूम, गोल्डन थ्रोन, मसेर ब्रूम, तेरम कांगड़ी, दिस्ते-गिलसार यह प्रमुख चोटियां हैं। इस श्रेणी में बहुत से हिमनद स्थित हैं, जैसे बतूरा, हिस्पर, बियाफो, बालतोरो, सियाचिन, रेमो। काराकोरम श्रेणी में बहुत से हिमनद स्थित हैं, जैसे बतूरा, हिस्पर, बियाफो, बालतोरो, सियाचिन, रेमो। बतूरा, हिस्पर, बियाफो, बालतोरो, सियाचिन, रेमो। सियाचिन हिमनद से नुब्रा नदी का उद्भव होता है। सियाचिन हिमनद से नुब्रा नदी का उद्भव होता है तथा रेमो हिमनद से श्योक नदी का उद्भव होता है। इस श्रेणी में कुछ दर्रे स्थित हैं जो भारत को चीन से जोड़ते हैं, जैसे काराकोरम श्रेणी के दर्रे हैं ये सभी जो भारत को चीन से जोड़ते हैं। नंबर 1 मिनटकला, परपिकला, खंजुराव, अघिल, काराकोरम, कारातग्गे, लनकला। लनकला, कारातग्गे, काराकोरम, अघिल, खंजुराव, परपिकला और मिनटकला। उत्तरी भारत में दर्रों को कला कहा जाता है। उत्तरी भारत में दर्रों के लिए कला शब्द का प्रयोग होता है। नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी काराकोरम श्रेणी व लद्दाख श्रेणी के मध्य स्थित है। ये त्रिभुजाकार है। नुब्रा घाटी जो त्रिभुजाकार है, इसमें सियाचिन हिमनदी स्थित है। नुब्रा घाटी के पास ये सियाचिन हिमनदी स्थित है, जहाँ से नुब्रा नदी का उद्गम होता है। सियाचिन हिमनद जो नुब्रा घाटी में स्थित है, यहाँ से नुब्रा नदी का उद्गम होता है। और रेमो हिमनद से निकलने वाली श्योक नदी जिसका उद्गम रेमो हिमनद से होता है, ये नुब्रा घाटी में नुब्रा नदी से मिलती है। श्योक नदी नुब्रा घाटी में नुब्रा नदी से मिलती है। यहाँ पर श्योक नदी और नुब्रा नदी का संगम होता है नुब्रा घाटी में, और ये आगे जाकर लद्दाख श्रेणी से निकलती है और सिंधु नदी में मिल जाती है। श्योक नदी और नुब्रा नदी जिनका संगम नुब्रा घाटी में होता है और ये आगे जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। नुब्रा घाटी जो काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के मध्य स्थित है। नुब्रा घाटी में सियाचिन हिमनदी है, जहाँ से नुब्रा नदी का उद्गम होता है। डूमरा का अर्थ है फूलों की घाटी। इसे इंग्लिश में लडूमरा लिखा जाता है, एल साइलेंट रहता है। यह नुब्रा तथा श्योक नदी के संगम स्थल पर स्थित 3 भुजाओं वाली घाटी है। नुब्रा घाटी जो नुब्रा तथा श्योक नदी के संगम स्थल पर स्थित 3 भुजाओं वाली घाटी है। यह घाटी काराकोरम तथा लद्दाख श्रेणी के मध्य स्थित है। काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के मध्य स्थित है। इस घाटी में सियाचिन हिम नदी स्थित है। यहाँ ठंडी एवं शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है। इस घाटी का पुराना नाम डूमरा था, जिसका शाब्दिक अर्थ फूलों की घाटी होता है। इस घाटी में हुंडूर नामक स्थान पर सफेद बालू का स्तूप पाए जाते हैं। यहाँ बैक्टीरियन ऊंट पाए जाते हैं, डबल हम्प वाले ऊंट पाए जाते हैं। यहाँ दिस्कित में बौद्ध मठ स्थित है। यहाँ स्थित नामिक, इंग्लिश में पनामिक होता है, पी साइलेंट होता है इसमें। यहाँ स्थित नामिक नामक स्थान पर गर्म झरने पाए जाते हैं। खारदुंगला दर्रे को नुब्रा का प्रवेश द्वार कहते हैं। खारदुंगला जो दर्रा है उसे नुब्रा नदी का प्रवेश द्वार कहते हैं। नुब्रा घाटी में
जहाँ भी जल उपलब्ध होता है वहाँ वनस्पति व सेब आदि के बागान पाए जाते हैं, अतः नुब्रा घाटी को लद्दाख का बाग कहते हैं। ये लद्दाख श्रेणी जो काराकोरम श्रेणी और जास्कर श्रेणी के मध्य स्थित है, लद्दाख श्रेणी इसका इसका प्रारंभ बाल्टिस्तान से तिब्बत तिब्बत तक होता है। तिब्बत में लद्दाख श्रेणी का विस्तार कैलाश पर्वत कहलाता है, चीनी भाषा में इसे गैंगडाइस कहते हैं। काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है राकापोसी, जिसे दुनिया का सबसे तीव्र ढलान वाला शिखर भी कहते हैं। दुनिया का सबसे तीव्र ढलान वाला शिखर राकापोसी जो काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यह लद्दाख श्रेणी भी काराकोरम श्रेणी का विस्तार है और इसमें जो तिब्बत में फैला हुआ है कैलाश पर्वत ये लद्दाख श्रेणी का विस्तार है। लद्दाख श्रेणी और काराकोरम श्रेणी के मध्य लद्दाख का पठार स्थित है। लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी स्टोक कांगड़ी है। लद्दाख श्रेणी की सबसे सर्वोच्च चोटी स्टोक कांगड़ी है। लद्दाख श्रेणी जिसमें नंबर लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल 8 दर्रे हैं। 8 दर्रे हैं लद्दाख श्रेणी में, जिनके नाम है चोरबात, खारदुंगला, डिगरला, चांगला, साकाला, रेजांगला, उमिंगला और मिगला। मिगला, उमिंगला, रेजांगला, साकाला, चांगला, डिगरला, खारदुंगला, चोरबात ये सभी लद्दाख श्रेणी की दर्रे हैं। लद्दाख श्रेणी के नीचे है जास्कर श्रेणी, जिसका विस्तार इधर सुरु नदी या जास्कर नदी से स्टार्ट होकर नेपाल तक, कर्णाली नदी नेपाल तक इसका विस्तार है। उत्तर में जास्कर या सुरु नदी से लेकर दक्षिण में कर्णाली नदी नेपाल तक इसका विस्तार है। इस जास्कर श्रेणी के दर्रे हैं जो PNPHTB से दर्शाए गए हैं। PNPHTB इनके नाम है पी से पेंसिला, नामिकला एन से, फोतुला PH से, टी से थांगलांग ला, बारा लच्छा बाड़ा लच्छा भी कहते हैं जिसे बी से इंडिकेट किया गया है। बारा लच्छा बाड़ा लच्छा बी से, थांगलांग ला F से, फोतुला PH से, नामिकला N से और पेंसिला P से। जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है कामेट। कामेट जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। श्योक नदी जो सिंधु में मिलती है ये नंबर 2 खारदुंगला दर्रा है जो लद्दाख श्रेणी में स्थित है। खारदुंगला दर्रा नंबर 2 उससे निकलकर ये सिंधु नदी में मिल जाती है श्योक नदी। और सिंधु नदी के राइट बैंक दाएं किनारे पर लेह स्थित है। सुरु नदी व जास्कर नदी दोनों नदियां सिंधु में मिलती हैं। लद्दाख श्रेणी व जास्कर श्रेणी के मध्य स्थित चांगथांग पठार भी लद्दाख पठार का ही विस्तार है। लद्दाख श्रेणी लद्दाख पठार का ही विस्तार है। दमचौक भारत में सिंधु नदी का प्रवेश द्वार है। दमचौक स्थान जो भारत में सिंधु नदी का प्रवेश यहीं से होता है दमचौक। यही मानसरोवर झील और राक्षस झील भी स्थित है। मानसरोवर झील राक्षस झील स्थित है। सालतोरो कांगड़ी सालतोरो कांगड़ी सबसे ऊंची चोटी है अविवादित क्षेत्र की जो यूनियन टेरिटरी लद्दाख वाला जो अविवादित क्षेत्र है अनडिस्प्यूटेड रीजन उसकी सबसे ऊंची चोटी है सालतोरो कांगड़ी। लद्दाख श्रेणी बाल्टिस्तान में श्योक तथा सिंधु नदी के संगम स्थल से प्रारंभ होकर तिब्बत तक जाती है। लद्दाख श्रेणी बाल्टिस्तान में श्योक तथा सिंधु नदी के संगम स्थल से प्रारंभ होकर तिब्बत तक जाती है। इस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है स्टोक कांगड़ी। यह श्रेणी श्योक तथा सिंधु नदी के मध्य स्थित है। श्योक तथा सिंधु नदी के मध्य स्थित है। तिब्बत में से इसे कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। कैलाश पर्वत चीनी भाषा में गैंगडाइस कहा जाता है। कैलाश पर्वत को कैलाश पर्वत के आगे मानसरोवर झील स्थित है। लद्दाख तथा काराकोरम श्रेणी के बीच लद्दाख का पठार स्थित है। लद्दाख तथा काराकोरम श्रेणी के बीच लद्दाख का पठार स्थित है जो भारत का सबसे ऊंचा पठार है। 4800 मीटर 4800 मीटर इसकी ऊंचाई है। भारत का सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख का पठार। यह एक ठंडा मरुस्थलीय पठारी क्षेत्र है। लद्दाख के पठार का दक्षिण पूर्वी पठार चांगथांग पठार कहलाता है। लद्दाख के पठार का दक्षिणी पूर्वी पठार चांगथांग पठार कहलाता है। इस चित्र में सिर्फ लद्दाख श्रेणी को दर्शाया गया है और उसमें स्थित दर्रों को दर्शाया गया है। लद्दाख श्रेणी जिसका विस्तार बाल्टिस्तान से तिब्बत तक फैली हुई है। लद्दाख श्रेणी जो बाल्टिस्तान से तिब्बत तक फैली हुई है। नंबर 1 दर्रा है चोरबात। चोरबात नंबर 1 दर्रा जिसे जो लद्दाख को बाल्टिस्तान से जोड़ता है। लद्दाख का जो रिमेनिंग पार्ट है बचा हुआ उसको बाल्टिस्तान से जोड़ता है। दूसरा है खारदुंगला। खारदुंगला जो श्योक नदी को सिंधु नदी से जोड़ता है। खारदुंगला दर्रा श्योक नदी को सिंधु नदी से जोड़ता है क्योंकि श्योक इससे निकलकर सिंधु में मिलती है। तीसरा नंबर का दर्रा है डिगरला। यह दर्रा लेह को सियाचिन हिमनद से जोड़ता है। लेह को सियाचिन हिमनद से जोड़ता है डिगरला। खारदुंगला भी लेह को सियाचिन हिमनद से भी जोड़ता है और ये श्योक नदी के साथ साथ नुब्रा नदी घाटी को सिंधु नदी से जोड़ता है खारदुंगला। चौथा दर्रा है चांगला। चांगला पेंगोंग तसो झील से लेह को जोड़ता है। लेह को चांगला पेंगोंग तसो झील से जोड़ता है लेह को। और नंबर 5 है साकाला। साकाला पेंगोंग तसो झील से तसो मोरारी झील को जोड़ता है। तसो मोरारी झील को साकाला पेंगोंग तसो झील से जोड़ता है। नंबर 6 पर दर्रा है रेजांगला। रेजांगला जो चुशुल घाटी को स्पंगर झील से जोड़ता है। स्पंगर झील से जोड़ता है चुशुल घाटी को रेजांगला। और नंबर 7 पर है उमलिंगला। उमलिंगला जो
चिसुमले को दमचौक से जोड़ता है, स्थान है चिसुमले जिसको दमचौक से जोड़ता है या दमचौक को चिसुमले से जोड़ता है, उमलिंगला। नंबर 8 है मिगला। 8वें दर्रे का नाम है मिगला, जो चांगतांग पठार पर स्थित है, चांगतांग पठार पर स्थित है। उमिंगला उमिंगला तो उमलिंगला तो चिसुमले को दमचौक से जोड़ता है और मिगला चांगतांग पठार पर स्थित है। सिंधु नदी के बाईं तरफ स्थित है कारगिल। कारगिल सिंधु नदी के बाईं तरफ स्थित है और दाएं किनारे पर लेह स्थित है। न्योमा पूर्वी लद्दाख में हाल ही में एक हवाई पट्टी विकसित की गई है। न्योमा पूर्वी लद्दाख का क्षेत्र है जहां हाल ही में एक हवाई पट्टी विकसित की गई है जिसकी ऊंचाई है 13,700 फीट। 13,700 फीट विश्व की सबसे ऊंची हवाई पट्टी है ये, जिसकी लागत 230 करोड़ आई। लंबाई है 2.7 किलोमीटर। एलएसी से दूरी है इसकी 35 किलोमीटर। एलएसी से दूरी है इसकी 35 किलोमीटर और लंबाई है 2.7 किलोमीटर। न्योमा पूर्वी लद्दाख में हाल ही में एक हवाई पट्टी विकसित की गई है। 2.7 किलोमीटर लंबी एलएसी से इसकी दूरी है 35 किलोमीटर। विश्व की सबसे ऊंची पट्टी है, 13,700 फीट ऊंचाई है, लागत 230 करोड़। इस श्रेणी में बहुत से दर्रे हैं स्थित है। ये जो लद्दाख श्रेणी थी उसके दर्रे लिखे हुए हैं। नंबर 1 चोरबात, बाल्टिस्तान को लद्दाख से जोड़ता है। नंबर 1 जो दर्रा पड़ा था चोरबात, ये बाल्टिस्तान को लद्दाख से जोड़ता है। खारदुंगला नुब्रा श्योक नदी घाटी को सिंधु से जोड़ता है। नुब्रा श्योक नदी घाटी को सिंधु से जोड़ता है। खारदुंगला नुब्रा श्योक नदी घाटी को सिंधु नदी घाटी से जोड़ता है और लेह को सियाचिन हिमनद से भी जोड़ता है। खारदुंगला लेह को सियाचिन हिमनद से भी जोड़ता है। डिगरला जो लेह को सियाचिन हिमनद से जोड़ता है। डिगरला लेह को सियाचिन हिमनद से जोड़ता है। नंबर 4 है चांगला। चांगला लेह को पेंगोंग तसो झील से जोड़ता है। नंबर 5 है साकाला या सागला, जो तसो मोरिरी झील को पेंगोंग तसो झील से जोड़ता था। साकाला सागला पेंगोंग तसो झील को तसो मोरिरी झील से जोड़ता है। नंबर 6 है रेजांगला। रेजांगला चुसुल घाटी को स्पंगर झील से जोड़ता है। स्पेंगुगर या स्पंगर झील को चुसुल घाटी से जोड़ता है रेजांगला। उमलिंगला दमचौक को चिसुमले से जोड़ता है। और नंबर 8 है मिगला। मिगला लिकारू को फुकचे से जोड़ता है। लिकारू को फुकचे स्थान है शायद लिकारू फुकचे हेबले घाटी की ओर मार्ग प्रदान करता है। मिगला हेबले घाटी की ओर मार्ग प्रदान करता है, लिकारू को फुकचे से जोड़ता है। बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित सीमा सड़क संगठन। बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित है ये मिगला दर्रा। मिगला जो दर्रा है ये बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित है सीमा सड़क संगठन के द्वारा। हिमांक परियोजना चलाई गई। विश्व का सर्वोच्च वाहन गम्य दर्रा है जो 19,400 फीट की ऊंचाई पर बना है। विश्व का सर्वोच्च वाहन गम्य दर्रा जो 19,400 फीट की ऊंचाई पर है। ये मिगला और उमलिंगला ये दोनों दर्रे हिमांक परियोजना के तहत बनाए गए हैं। उमलिंगला और मिगला। उमलिंगला सेकंड सर्वोच्च दर्रा था वानगम सेकंड सर्वोच्च वानगम दर्रा था। फिर मिगला विश्व का सर्वोच्च वानगम दर्रा जो 19,400 फीट की ऊंचाई पर बना और उमलिंगला 19,424 फीट की ऊंचाई पर था पहले। ये दोनों दर्रे हिमांक परियोजना के तहत बनाए गए। राकापोसी चोटी। राकापोसी चोटी यह विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है जो काराकोरम श्रेणी पर है। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है राकापोसी। यह चोटी राकापोसी हारमोस श्रेणी का भाग है। ये चोटी राकापोसी हारमोस श्रेणी का भाग है। हारमोस श्रेणी का भाग है। ये काराकोरम श्रेणी की उपश्रेणी है। राकापोसी काराकोरम श्रेणी की उपश्रेणी है। नंबर 3 जास्कर श्रेणी। यह श्रेणी सुरु नदी से करनाली नदी सुरु नदी से करनाली नदी को भारत में घाघरा नदी कहते हैं तक विस्तृत है। सुरु नदी से करनाली नदी तक यह सिंधु तथा जास्कर नदी के बीच स्थित है। जास्कर श्रेणी सिंधु तथा जास्कर नदी के बीच स्थित है। इस श्रेणी तथा लद्दाख श्रेणी के बीच सिंधु नदी घाटी स्थित है। इस श्रेणी तथा लद्दाख श्रेणी के बीच सिंधु नदी घाटी स्थित है। इस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कामेट है। इस श्रेणी को पूर्वी लद्दाख में रोपसू कहा जाता है। इस श्रेणी में बहुत से दर्रे स्थित हैं जो निम्नलिखित है। पेंसिला जो सुरु नदी घाटी को जास्कर नदी घाटी से जोड़ता है। पेंसिला दर्रा जो सुरु नदी घाटी को जास्कर नदी घाटी से। नामिगला दर्रा जो कारगिल को लेह से जोड़ता है। फोतुला जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। तांगलांगला या थांगलांगला मनाली लेह मार्ग पर स्थित है। तांगलांगला मनाली लेह मार्ग पर स्थित है। बारालचा जो लाहौल को स्पीति हिमाचल प्रदेश लद्दाख से जोड़ता है। बारालचा जो लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में जिसको लद्दाख से जोड़ता है। विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है सियाचिन। सियाचिन विश्व की सबसे उच्च युद्ध भूमि है।